प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं बीएस यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं फिजिक्स पढ़ने पढ़ाने की इस मुहिम में। प्यारे विद्यार्थियों, हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे। आज ये उसकी लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ टॉपिक है इसे कंप्लीटली समझेंगे। ठीक है, तो आप बड़ी तल्लीनता के साथ इस टॉपिक को समझिए। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। आइए बात करते हैं। जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है कि आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण व ऊर्जा हानि। बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, शुरू में भी बताया है आपको कि फिजिक्स में टॉपिक को देखकर के पता चलता है हमें करना क्या है। जी हाँ, उसी से पता चलता है हमें करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेशित चालकों, यानी कि हमें कहीं ना कहीं एक से अधिक चालकों के बारे में बात कर रहा है, और वो चालक कैसे होने चाहिए? आवेशित होने चाहिए। उनका करना क्या है? फिर संयोजन करना है। पहले विद्यार्थियों, क्या करना है? संयोजन करना है। और उन्हें संयोजन, जब आप उनको संयोजित करोगे तो वो पहले से आवेशित है, तो आवेश वितरित होंगे वापस कम से ज्यादा की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। वो आप सब जानते हो कहां जाएंगे। तो वो आवेशों का पुनर्वितरण की प्रक्रिया होगी, और इस पुनर्वितरण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ऊर्जा की क्षति होगी, ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा ह्रास होगा, और उसी की हमें गणना करनी है। तो सबसे पहले हम एक से अधिक दो चालक मानते हैं। एक से अधिक कितने चालक मान लो? मैं दो चालक मानता हूं। देखिए समझो, मैंने दो चालक बोले माने, एक का नाम दिया मैंने ए और दूसरे का नाम दिया मैंने बी। दो चालक बोले मान लिए। अब चालक बोले आवेशित करोगे तो कहीं ना कहीं इनकी धारिता भी होगी। तो जबकि धारिता अलग अलग मानता हूं मैं, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2। बच्चों, मैंने इसे विभव V1 वाले स्रोत से जोड़ा, और इस पर जैसे मैंने आवेशित किया तो इस पर विभव आ गया V1, जिसके कारण इसने कितना आवेश ग्रहण किया होगा उसके आवेश का मान मैं मानता हूं Q1, यानी कि Q1 आवेश ग्रहण करने के कारण इस पर विभव है V1। इसी तरह से इसको जब मैं आवेशित करूं और इस पर आवेश का मान मैं मान लूं कितना? Q2, और विभव है इसका बच्चों V2। विभव है कितना? V2। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। दो गोले लिए मैंने। अब मैं इन दोनों की पहले संयोजन बाद में करता हूं, पहले इनके आवेशों के बारे में बात करूं तो इसका आवेश, पहले गोले का आवेश, पहले के बारे में बात करूं तो पहले पे आवेश कितना है? Q1। दूसरे गोले पे कितना है बच्चों? Q2। हम जानते हैं कि Q को हम C व V के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर होता है CV के, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V1, ऐसे Q2 हो जाएगा C2V2। समझ गए? अब यदि Q1 इस पे आवेश, इस पे Q2 है, हमने कुल आवेश कितना दिया? एक को Q1 और एक को Q2, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा पहले बच्चों? तो मैं यदि कुल आवेश के बारे में मैं बात करूं तो कुल आवेश होगा हमारे पास Q = Q1 + Q2 होगा। और Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास है, हम उसको रख लेते हैं। क्या आया बच्चों? C1V1 + C2V2। तो हमारे पास एक बेहतरीन सा रिजल्ट आया कि आवेशित गोलों को जब तक संयोजित नहीं किया गया तब उस पर कुल आवेश Q की वैल्यू थी हमारे पास C1V1 + C2V2। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपको। बिल्कुल आसान सी बात है कि जब तक गोलों को हमने आपस में संयोजित नहीं किया तब तक उन दोनों पर कुल आवेश है Q। एक पर है Q1, एक पर है Q2, तो कुल आवेश Q दोनों के सम के इक्वल होगा, और हमने निकाला Q = C1V1 + C2V2। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात समझिए बच्चों। आगे की बात बिल्कुल आसान सी है। यदि मैं इन दोनों आवेशों को एक नगण्य धारिता के तार से संयोजित कर दूं, एक नगण्य धारिता और अल्प प्रतिरोध के तार से संयोजित कर दूं, तो होगा क्या? ध्यान से समझना। अब यहाँ पर होने की प्रोसेस डिपेंड करती है दो बातों पर। पहली बात तो ये कि आवेश कहां से कहां जाएगा, और दूसरा वो जा रहा है तो किसके कारण से जाएगा? विभव के अंतर के कारण से, जिसे हम कहते हैं विभवांतर के कारण से। तो विभवांतर के कारण से आवेश जो जाते हैं तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाते हैं, है या ना? तो यहाँ पर हमारे पास दो विभव है, V1 और एक V2। एक है V1 और एक है V2। यदि V1 ज्यादा हुआ तो आवेश जाएंगे V1 से V2 की ओर, और यदि V2 ज्यादा है तो आवेश जाएंगे V2 से V1 की ओर, है या ना? पर बात
थोड़ी देर बाद में जब हम संयोजित करते हैं तो बात यहां तक पहुंचेगी कि ये आवेश कब तक जाएंगे, चाहे V1 से V2 की तरफ जाए, चाहे V2 से V1 की तरफ जाए, कब तक जाएंगे, जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान नहीं हो जाता, यानी कि विभवांतर कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। दोनों का विभवांतर कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब यदि इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो हमें पता चलता है कि सर थोड़ी देर बाद में इसका विभव हो जाएगा V और इसका भी कितना हो जाएगा V, यानी दोनों का विभव क्या हो गया V। इसी विभव को हम नाम देते हैं उभयनिष्ठ विभव, यानी कि V हमारा कहलाता है क्या, उभयनिष्ठ विभव। एक बार बोले मेरे साथ, कौन सा विभव, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ का मतलब उभय यानी दोनों में, ऐसा विभव जो दोनों पे समान हो उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। विभव V हो गया। क्या ये विभव V होने की प्रोसेस में आवेशों का वितरण हुआ है कहीं ना कहीं? तो अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले कि या तो पहले वाले गोले से दूसरे पे जाएंगे या दूसरे से पहले पे आएंगे, वो डिपेंड करेगा किसका विभव ज्यादा था। तो उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, अभी बात करूंगा, ठीक है। पर ये कंफर्म है कि आवेश पुनर्वितरित होंगे। जब आवेश पुनर्वितरित होंगे तो अब नए आवेश का मान मैं मान लेता हूं डैश लगा करके, यानी कि अब आवेश हो गया इस पर Q1 डैश और इस पे हो गया Q2 डैश। जी हाँ, समझ गए, एक पर हो गया Q1 डैश, दूसरे पे हो गया Q2 डैश। क्या धारिता पे कोई फर्क पड़ा? जी नहीं, धारिता तो एक नियतांक है, हाँ या ना? अरे है या नहीं है? मैंने बताया था Q समानुपाती V, इसी से आया था Q बराबर CV, तो ये तो एक नियतांक है और ये क्या रहेगा, समान रहेगा, तो धारिता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही कहानी कुछ बदल करके इस तरह से हो जाती है, यही फॉर्मूला, Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Q1 डैश। C1 तो धारिता वही है, कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन विभव हो गया V। ऐसे में बात करूं Q2 डैश की तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान हो गए, तो C2 भी आया ना। आवेश वितरित हुए दोनों गोलों के बीच में, तो क्या कुल आवेश पे कोई प्रभाव पड़ा? जी नहीं, कुल तो वही रहेगा। मान लो आपके एक फ्रेंड के पास में 1000 रुपए हैं और दूसरे फ्रेंड के पास में है 500 रुपए, आप बराबर पैसे कर लो, 1500 हो गए ना टोटल। अब दोनों ये कहो कि मेरे को पैसे दे दे या दूसरे को दे दे, इस तरह से इक्वल हम दोनों पैसे आपस में बराबर बराबर बांटे, तो एक के पास में 750, एक के पास भी 750, है ना, 750। जी हाँ, 750। जब दोनों के पास में 750 हो जाएंगे तो कुल अमाउंट भी अब कितना है, वही 1500 है, तो कुल चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इस कंडीशन में यानी कि संयोजन के पश्चात की कुछ कहानी इस तरह से होगी बच्चों, कुल Q इक्वल्स टू हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के, और Q1 डैश की वैल्यू अभी आई हमारे पास C1V और Q2 डैश की C2V, यानी कि यहां से Q की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो V कॉमन आकर के आएगा C1 प्लस C2 इंटू V, और ये बात है हमारे पास समीकरण नंबर 2 से, हाँ या ना? बात समझ में आ गई होगी। यदि मैं इसे समीकरण A दूं और इसे समीकरण B दूं, इसे समीकरण A दूं, इसे समीकरण B दूं, तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि आवेशों दोनों चालकों को जब हमने जोड़ा तो जोड़ने को हम बोले संयोजन। संयोजन के पश्चात जो आवेश वितरित हुए इसी को हम बोलते हैं पुनर्वितरण, अपने आप पुनर्वितरित हो गए विभव के अनुसार, ठीक है। तो अब आवेशों का जो पुनर्वितरण हुआ उसके बाद इन पर जो आवेश का मान वो कितना है, Q1 डैश और Q2 डैश। यदि इनका मैं अनुपात देखना चाहूं तो मैं दूंगा समीकरण A में समीकरण B का भाग, है ना, समीकरण A में समीकरण B का भाग दूंगा तो बात आएगी कुछ इस तरह से, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V अपॉन C2V। बेहतरीन सी बात आ गई, V से भी कैंसिल हो गया और यहीं से हमें पता चला कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू आ गया C1 अपॉन C2, यानी कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद प्रत्येक चालक पर उपस्थित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, समतुल्य होता है। कई बार एग्जाम में पूछ भी सकता है, आपसे पूछ भी सकता है, किसी भी कीजिए, जब दो चालकों को जोड़ते हैं तो आवेश पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। तो आप इस बात को यहाँ से ग्रहण कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, आशा करता हूं, ठीक है। तो इस बात को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ये बात तो आपकी समझ में आई गई होगी, तो मैं इस बात को हटा देता हूं कुछ यहाँ से। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल आसान सी थी, हमने क्या सीखा वो बात आपके समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अब इस कहानी में आगे एक मोड़ आता है, और अरे वो मोड़ नहीं, मैं निकला गड्डी लेके, वो नहीं, चलो एक मोड़ आता है। वो मोड़ हमें कहता क्या है कि दोनों आवेश समान हैं,
कुल आवेश समान है तो क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं इक्वल रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से जब हम रखेंगे समीकरण 1 व 2 को इक्वल, तो इधर तो आया बच्चों C1 + C2 * V इक्वल्स टू C1V + C2V या फिर V1 V2, सॉरी क्या आएगा C1 V1 + C2 V2। बच्चों यहीं से V की वैल्यू आई हमारे पास C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। प्यारे विद्यार्थियों इसे मैंने समीकरण दिया 3, और जो समीकरण 3 है, जी हाँ जो समीकरण 3 है वही हमारे उभयनिष्ठ विभव की समीकरण को प्रदर्शित करती है। इसको उभयनिष्ठ विभव की समीकरण को प्रदर्शित करती है, यानी कि हमसे उभयनिष्ठ विभव निकाले, हालांकि टॉपिक में नहीं था। यदि मैं चाहूं उभयनिष्ठ विभव इसमें लिखना तो भी आप लिख सकते हो कि उभयनिष्ठ विभव आपको निकालना हो तो आप कुछ इस तरह से निकालेंगे और उसकी वैल्यू आएगी C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। यहाँ तक की बात बिल्कुल आसान है, एक बार नजरें निकालें फिर मैं कुछ आगे बढ़ना चाहूंगा। हो गया होगा? चलो मैं इन सभी बातों को, इन सभी तीनों समीकरणों को कुछ इस तरह से ऊपर लिख देता हूं, आप उसे समझ जाएंगे कि ये तो था संयोजन से पहले, ब्रैकेट में लिख देता हूं संयोजन से पहले, संयोजन से पहले। और प्यारे विद्यार्थियों Q की वैल्यू आई C1V + C2V या फिर C1 + C2V, इसे हमने समीकरण 2 दिया था और ये था संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात। ठीक है, अब मैं समीकरण 1 और 2 के बाद में मैंने उभयनिष्ठ विभव निकाला था V, और ये आया था C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, और ये था हमारा उभयनिष्ठ विभव V, और इसे मैंने दिया समीकरण 3। तो अभी तक केवल हमने ये सीखा है कि होगा क्या यदि हम उनको संयोजित कर दें, तो उभयनिष्ठ विभव तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं आई होगी। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, यदि हम देखें कि विभव में कितना परिवर्तन आया, विभव में कितना परिवर्तन आया। पहले इस चालक का, पहले A वाले का बात कर रहा हूं, पहले A चालक का विभव था V1, अब इसका विभव हो गया V, यानी कि कहीं ना कहीं अंतर रहा होगा, या तो V1 - V या फिर V - V1। अब ये V1 - V ले या V - V1 ले, वो कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। या तो ये तो कंडीशन कब होगी जब इसका विभव पहले ज्यादा रहा हो और अब जोड़ने के बाद कम हो गया हो, या फिर ये कंडीशन कब आएगी जब इसका विभव पहले कम था, किसके बजाय V2 के बजाय, और अभी क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा वाली टर्म और ये कम वाली टर्म। समझ में आ गई होगी बात। तो यहां से कंडीशन को मैं एक ही कंडीशन मान के चल रहा हूं, आप दूसरी कंडीशन से करके देख लेंगे, एक ही रिजल्ट आएगा, थोड़ी सी कहानी बदलेगी। आओ समझते हैं। मैं मानता हूं कि V1 की वैल्यू ज्यादा है किससे? V2 से। किसकी वैल्यू? V1 की वैल्यू ज्यादा है किससे? V2 से। मैं इन कहानी को एक बार मिटा रहा हूं, आगे देखें। मैंने माना कि V1 is greater than V2, है या ना? तो पहले चालक के विभव में परिवर्तन, और मैंने दिखाया परिवर्तन को डेल्टा से, V यानी विभव में परिवर्तन, और कौन से चालक के में? पहले के में तो 1 भी लगा सकते हो, A भी लगा सकते हो, मैंने A लगा दिया। A चालक के विभव में परिवर्तन कितना है बच्चों? V1 ज्यादा था, यानी कि विभव कम हुआ होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? विभव V1 ज्यादा था, अब कम हुआ होगा, तो V1 ज्यादा, अब कितना हो गया V? V1 समझ गए? आगे चलते हैं। V1 माइनस V क्या है? उभयनिष्ठ विभव रखो मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लिया क्या है बच्चों? C1 प्लस C2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एलसीएम के बाद में करेंगे तो आएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। क्या कुछ कैंसिल होता हुआ तुम्हें नजर आया? बिल्कुल आ रहा है। क्या? C1 V1। तो बच्चों यहां से कहानी बनी C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यदि इसी बात को मैं देखूं तो कॉमन आ रहा है ऊपर से क्या? C2,
तो आया C2 कॉमन, बचा V1 माइनस V2 और नीचे बचा बच्चों C1 प्लस C2। इसे मैंने दिया समीकरण 4। 3 समीकरण तक आप समझ गए होंगे। तो ये आया पहले गोले के विभव में परिवर्तन या ए गोले के विभव में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान दो, यदि मैं पहले की जगह, ये बात समीकरण 4 तक की समझ में आ गई होगी, तो मैं समीकरण 4 को कहीं खोपचे में लिख देता हूं। इधर लिखा मैंने डेल्टा VA बराबर आया C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये हमारे पास है समीकरण 4। अब इसी को देखो, मैं पहले की जगह कर दूं दूसरे को ए से नहीं किससे दर्शाऊंगा, बी से। अभी बताओ दूसरे विभव में, दूसरे चालक के विभव में वृद्धि होगी या कमी, तो तुम कहोगे सर ये ज्यादा था ये कम था, तो इसमें तो वृद्धि होगी। इसका मतलब कि अब विभव ज्यादा है यानी कि V ज्यादा है, किससे, V2 से। कहानी बदली, यानी कि V की वैल्यू मैंने रखी वही, माइनस क्या कर दिया मैंने, V2। आगे की कहानी हम देखते हैं, आगे क्या हुआ उस कहानी को हम देखते हैं इसी में। जब मैंने देखा आगे तो आया कुछ इस तरह से C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। पहले विद्यार्थियों नजर डालोगे तो ये टर्म कैंसिल होती हुई नजर आ रही है और ऊपर से हमें कॉमन मिल रहा है C1। तो जैसे C1 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी कि मेरे पास दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन आया क्या, C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। विद्यार्थियों इसे मैं समीकरण दूंगा 5। इसे मैंने समीकरण दी 5। समीकरण 5 तक की कहानी, समीकरण 5 तक की कहानी बिल्कुल आसान रही होगी, आप इसे ध्यान से समझें। ठीक है, समीकरण 5 तक की कहानी बिल्कुल आसान रही होगी, आप इसे ध्यान से समझें। ठीक है, अब समीकरण 5 को यदि मैं देखूं, समीकरण 4 को यदि देखूं, मिटा दो इसको। चलो समझ गए होंगे ये बात। देखिए बच्चों, यदि जैसे थोड़ी देर पहले हमने निकाला था Q1 डैश अपॉन Q2 डैश और वो आया था C1 अपॉन C2, ऐसे ही अब हम निकालेंगे डेल्टा VA अपॉन डेल्टा VB या डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। यानी कि पहले गोले के विभव में परिवर्तन, दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन का अनुपात। और जब तक अनुपात तुम देखोगे तो आपको समीकरण 4 में समीकरण 5 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जब मैं समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दूं तो एक चीज देखो, इसमें क्या है V1 माइनस V2, इसमें भी V1 माइनस V2, ये तो कैंसिल हो गया। इसमें क्या है C1 प्लस C2, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा C2, इसमें क्या बचा C1, यानी कि ऊपर तो बचेगा C2 और नीचे बचेगा C1। क्या धारिताओं का अनुपात समान है या विपरीत हो गया, कहानी बदल गई है। तो पहले तो हमने देखा था Q1 डैश अपॉन Q2 डैश तो आया था C1 अपॉन C2। अब मैं बात करूं डेल्टा V1 डैश अपॉन डेल्टा V2 डैश या VA डैश अपॉन V2 डैश, सॉरी VA डैश अपॉन VB डैश, तो यहाँ पे कहानी बदली C2 अपॉन C1। यानी कि जब हमें किसी भी आवेशित चालकों का संयोजन करते हैं तो संयोजन के बाद में उनकी चालकों के विभव में जो परिवर्तन है उनका हम अनुपात निकालें तो अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के रूप में होता है। किसके रूप में होगा, व्युत्क्रम के रूप में होगा। इस कहानी को मैं कुछ इस तरह से भी समझ सकता था याद करने के लिए डायरेक्ट तरीका। हमने सीखा था क्या, Q इक्वल्स टू किसके होता है, CV के। Q इक्वल्स टू किसके होता है, CV के। तो यहां से एक बात तो समझ में आई कि Q तो समानुपाती है C के। अरे Q और C की बात कर रहे हैं ना, आवेश और धारिता की, यहाँ बात कर रहे हैं विभव और धारिता की। तो विभव और धारिता का रिलेशन निकालो तो यहाँ V की वैल्यू आएगी Q अपॉन C। यानी कि यहां से पता चला V व्युत्क्रमानुपाती है किसके, C के। यानी कि आवेशों का अनुपात तो समान में रहेगा और विभव में परिवर्तन का अनुपात विपरीत हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी सीख सकते हैं कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर 1 आया तो C1 अपॉन C2
और यहां से हम निकाल सकते हैं डेल्टा v1 डैश अपॉन डेल्टा v2 डैश। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि v1 के लिए c1 नीचे जाएगा, v2 के लिए ऊपर आ जाएगा, c2 अपॉन c1। अरे यहीं तक तो कहानी थी। ये बात तो आपके लिए बिल्कुल ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए ना? अरे समझ गए ना? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब लास्ट बात बची इसमें, वो है ऊर्जा हानि। उसकी भी बात हम कर लेते हैं। आइए ऊर्जा हानि को समझते हैं। देखो, जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो आवेशों के पुनर्वितरण में जब ये आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर जाते हैं तो जाने की प्रोसेस में कुछ हानि होती है ऊर्जा की, इसी को हम कहते हैं ऊर्जा हानि, और उसको सीखते हैं। बच्चों, इसकी ऊर्जा में U1 मानूं संयोजन से पहले, तो मैं लिखूंगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और इसकी कितनी U2 C2 V2 स्क्वायर, और कुल ऊर्जा मैं निकालूं तो दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो संयोजन से पहले की ऊर्जा, संयोजन के पहले कुल ऊर्जा U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, और U की वैल्यू तो हम जानते हैं 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। आ गई? तो ये तो हो गई संयोजन के पहले की ऊर्जा। अब संयोजन के बाद कुल ऊर्जा। पहले विद्यार्थी, जब मैं निकालूंगा तो U डैश से दर्शा देता हूं संयोजन के बाद, तो ये हो जाएगा U1 डैश प्लस U2 डैश। संयोजन के बाद में क्या धारिता बदली थी? नहीं। विभव बदला था? जी हाँ। V1 से हो गया था V। क्या दूसरे का विभव भी बदला था? जी हाँ। कितना हो गया था? V। और धारिता जी नहीं, ले आया 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। जो आपकी समीकरण चलते हैं उस हिसाब से समीकरण दे देते हैं। इसे मैंने दिया समीकरण 6, इसे दिया समीकरण 7। ये बात तो बिल्कुल आसान है, इनमें तो कोई बात ही नहीं है। कुल ऊर्जा और ये बाद की ऊर्जा U डैश। अब ऊर्जा की हानि हुई होगी तो इसका मतलब ये बाद वाली ऊर्जा कम रही होगी, हाँ या ना? पहले वाली ज्यादा रही होगी। तो मैं यहां से ऊर्जा की हानि निकालूं, ऊर्जा हानि, तो इसे मैं दर्शाऊंगा डेल्टा U से, और ये हो जाएगी U माइनस U डैश। और प्यारे विद्यार्थियों, U की वैल्यू आपके सामने है, लिखा मैंने 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश की वैल्यू आपके सामने है, रख दो 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। बिल्कुल आसान सी कहानी है यहां तक कि अब हमारे पास हम वैल्यू किसकी रख सकते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, C की वैल्यू नहीं पता, V1 की भी नहीं पता, C2 नहीं पता, V2 नहीं पता, पता किसकी है? V क्या है? उभयनिष्ठ विभव। इसके रूप में लिख सकते हैं C1 V1 C2 V2 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, इसे लिखा मैंने 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V की वैल्यू क्या थी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका क्या कर रखा है? स्क्वायर C1 प्लस C2। समझ गए? अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, ये क्या बच गया? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इनटू C1 प्लस C2। प्यारे बच्चों, एक से एक ही कैंसिल हो गया, बस कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा सा सोल्व करें, कैलकुलेटिव पार्ट है, कर लिया इतना। आगे क्या करेंगे दिख रहा होगा तुम्हें, आगे से इसका स्क्वायर खोल देते हैं। जी हाँ, खोल दो। 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, स्क्वायर खोलो बच्चों, क्या आएगा? C1 V1 दोनों का स्क्वायर प्लस C2 V2 दोनों का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो, यहां तक की कहानी को आप ध्यान से समझें। अब आगे थोड़ा सा और सोल्व करना है, पेशेंस बनाए रखें, सॉल्यूशन आपके सामने होने वाला ही है। देखिए लास्ट में क्या करते हैं हम इसका,
हम करेंगे क्या, 1/2 सबसे कॉमन आ रहा है तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखते जाएंगे, स्पेशली बायो वाले बच्चे, मैथ वाले फिर भी कर लेंगे। फिर अंदर बचा, मैं थोड़ा डिटेल में चल लेता हूँ, c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 v1 दोनों का स्क्वायर प्लस c2 v2 दोनों का स्क्वायर प्लस 2c1 c2 v1 v2 अपॉन c1 प्लस c2। चलो सोल्व करते हैं, पूरे का एलसीएम ले लो, c1 प्लस c2 मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। चलो मैं और एक टर्म बढ़ा लेता हूं, c1 v1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में c1 प्लस c2, c2 v2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में c1 c2 माइनस c1 v1 दोनों का स्क्वायर प्लस c2 v2 दोनों का स्क्वायर। ये माइनस सबको माइनस कर देगा, इसलिए माइनस 2 c1 c2 v1 v2। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़े। चलो करते हैं सोल्व। 1/2 यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा c1 से गुणा होकर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c2 से गुणा होकर के प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा बच्चों, c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2c1 c2 v1 v2 और डिवाइड में बच्चों इसके था c1 प्लस c2। पहले विद्यार्थी जब इस एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो c1 v1 स्क्वायर c1 v1 स्क्वायर दोनों के स्क्वायर हैं, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक ही टर्म बची। और इसी टर्म में भी देखो c1 c2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन आ जाएगा तो बचा 1/2 c1 c2 कॉमन। अंदर क्या बचा, यहां से v1 स्क्वायर, यहां से कहां है, ये रहा v2 स्क्वायर माइनस क्या बचा 2v1 v2 और नीचे क्या है बच्चों c1 प्लस c2। अरे ये क्या, ये तो होल स्क्वायर है किसी का, किसका, v1 माइनस v2 का, तो मैं इसी को लिख सकता हूं 1/2 c1 c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। यानी कि जो ऊर्जा हानि का जो मान आया डेल्टा यू का वो कुछ इस तरह से आया, इस तरह से आया, डेल्टा यू इक्वल्स टू आया 1/2 c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 और आया v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आएगी ऊर्जा हानि। जी हाँ, ये आएगा हमारा एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा हानि। बिल्कुल आसान सा है, समझ गए। एक कंडीशन मैं आपको बताऊं, यदि ऐसा होता कि दोनों गोले समान विभव पे होते यानी v1 और v2 दोनों समान होते तो क्या ऊर्जा हानि होती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाते ही नहीं और आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती। रख के भी देख सकते हो, v1 का मान v2 का मान इक्वल करके देखो तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई करके डेल्टा यू भी आ गया। ठीक है, किसी भी शानदार विद्यार्थी को यदि समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार डेरिवेशन को पूरा वापस से देख ले, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन में वापस से तो ऑनलाइन तो बता नहीं सकता। ठीक है, समझ गए होंगे कि हमारा लास्ट टॉपिक था बिल्कुल आसान सा। हमने पहले क्या देखा, आवेशों का पुनर्वितरण, दो गोले माने, दोनों की धारिता C1 टर्म से C1 व C2 है। पहले पे आवेश Q1 दूसरे पे Q2, दोनों के विभव है V1 V2। ठीक है, वहां से हमने कुल आवेश Q का वैल्यू निकाली C1 V1 प्लस C2 V2। इसी तरह उसके बाद दोनों को जोड़ दिया तो विभव समान होगा यानी V1 और V2 इक्वल्स टू हो जाएंगे V के। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि V1 V2 के कारण से जब दोनों विभव समान हो रहे हैं V पर तो आवेश में भी अंतर आएगा यानी कि Q1 की जगह हो जाएगा Q1 डैश, Q2 की जगह हो जाएगा Q2 डैश। तो फिर से Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो वहां से आएगा Q, क्या आएगा, Q इक्वल्स टू बोलो C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर। समझ गए? तो वहां से V स्क्वायर V C1 V प्लस C2 V, तो वहां से कॉमन आ जाएगा V और V कॉमन आते ही हमारे पास बचेगा C1 प्लस C2 इंटू V।
ठीक है, तो वहां से हम उभयनिष्ठ विभव v का मान निकाल सकते हैं, जो कि आएगा C1v1 + C2v2 अपॉन C1 + C2। उस उभयनिष्ठ विभव की सहायता से हम दोनों की विभव में परिवर्तन भी निकाल सकते हैं। हमने एक कंडीशन बताई थी आपको कि v1 ज्यादा है v2 से, आप निकाल के देखना, यदि v2 ज्यादा हो किससे, v1 से, तो अंतर आ जाएगा, v2 ज्यादा हो v1 से तो v1 के विभव में वृद्धि होगी, यानी कि v - v1 लिखेंगे, ठीक है, और v2 की विभव में क्या होगी, कमी, यानी कि हम लिखेंगे क्या, v2 - v। बात वहीं तक आएगी जो हमने निकाला था रिलेशन कि डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2 बराबर c2 अपॉन c1, उससे भी वही रिलेशन आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने ऊर्जा का कानून देखा कुछ इस तरह से। आज के लिए इतना ही काफी है। आप अब इस चैप्टर को पूरा पढ़ें, ध्यान से वापस से रिवाइज करें। हो सकता है एक दिन हम वीडियो ना डालें, एक दो दिन, तो आप उसे पूरा पढ़ेंगे। पहली जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक बार उसे पूरे को करके देखें, न्यूमेरिकल्स निकाल के देखें, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, कोई भी मेथड नहीं छोड़ा आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।